अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतें बहुत हाई हैं। इन्फ्लेशन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसके अंदर हमारे जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, आईपीपीज, उनके बहुत इश्यूज हैं। एक तरफ तो हमारी जो डिमांड के इश्यूज हैं, बिजली की डिमांड थोड़ी है, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है और हम उनको पे ज़्यादा कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हम पिछले कोई 5-10 सालों में सफ़र कर रहे हैं। अगरचे इस प्रोजेक्ट को हमें 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम बात करते हैं, डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि आईपीपीज एक हमारे मुल्क के लिए कैसे प्रॉब्लम बना हुआ है, उसके अपने चैलेंजेस क्या हैं, और जिन कंट्रीज के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी थैंक यू अबू बकर। अगर जैसे आपने इसका बैकग्राउंड बताया कि पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स का जो इशू है वो मोस्टली 1990 से शुरू हुआ था, जब हमने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसमें इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को अलाउ किया गया था वर्किंग। तो उसमें जो मेजर, अगर आप बात करें पावर प्लांट्स की या आईपीपीस का इशू किस पॉइंट पे शुरू हुआ था, तो उसमें जो मेजर कॉज थी वो इनबिल्ट थी। क्योंकि जब हमने 1990s में एग्रीमेंट किए, जिन्हें हम पावर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के साथ, तो उसमें कुछ चीज़ें हमने ओवर कमिट कर ली थी, या जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी एग्री कर ली थी कि जो हमारे लिए बाद में मसाइल का बायस बनी। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जो 1990s से शुरू हुआ उसमें पीपीएस थे, पावर परचेज एग्रीमेंट, उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज ये थी कि वी एग्रीड कि हम उनको हाई रिटर्न पे करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइसेस। उस वक्त क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज का इशू का सामना था, कि मसाइल थे, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जितनी हमारी डिमांड थी। तो उस वक्त हमने एग्री कर ली कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन, फॉर एग्जांपल हाई रिटर्न एग्री कर लिया। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज थी कैपेसिटी पेमेंट की, कि अगर एक इंडिपेंडेंट पावर प्लांट की कैपेसिटी है 16 मेगावाट, या उसकी 50 मेगावाट, या 200 मेगावाट, तो हमने उसमें कैपेसिटी चार्जेस का एग्रीमेंट कर लिया है कि इररिस्पेक्टिव कि अगर हम यूटिलाइज कर पाते हैं पूरी या नहीं भी कर रहे हैं, तो हम उसको पे फुल कैपेसिटी पे करेंगे। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट क्लास ये थी कि हमने एग्री किया डॉलर इंडेक्स रेट पे, कि हम उनको डॉलर टर्म में पे करेंगे। कि हमारी करेंसी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर को इनवाइट करने के लिए ये तो उस वक्त बड़ा ल्यूक्रेटिव था, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में आते हैं, हमारी करेंसी डी वैल्यू, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहे थे। तो ये उस हद तक तो सही था, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रेजुअली डेवलप किया, उसमें हमने अपने लोकल पार्टनर भी आना शुरू हुए, लोकल आईपीपीज भी आई, उनको भी हमने इसी कंडीशंस पे एग्री कर लिया कि रिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी, अगर हमारी डिमांड उतनी है या नहीं, हम उसको यूज कर पा रहे हैं या नहीं, हम उनको फुल कैपेसिटी पे कैपेसिटी पेमेंट पे करेंगे। अगर वो अंडर यूटिलाइज भी है, हम उसको फुल कैपेसिटी चार्जेस पे करेंगे और उसको डॉलर टर्म में पे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का रिजल्ट हमें ये बना कि हमारा जो सर्कुलर डेट था, जो मेरे पास लेटेस्ट फिगर थी जनवरी 2024 की, इट वाज अराउंड 2.6 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका था। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट था जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने का था टू द पावर प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स। फिर ये दिस डेट लेड टू द, फिर हमें कुछ लिक्विडिटी इश्यूज का भी बायस बना फॉर आईपीपीज के, फिर हमने उसको डिलेड पेमेंट है, और फिर ये एक्रू होता चला गया ये डेट, एंड कॉजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स। तो अब ये एक सर्कुलर डाटा है जो रिवॉल्व कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर उसको आईपीपीज ने फर्दर जिनसे ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उनका पे करना है। तो एक सर्कुलर डेट है अराउंड 2.5 2.6 ट्रिलियन डॉलर का। तो इन सारे इश्यूज से अगर हम बात करें, ये तो एक बैकग्राउंड था। अब अगर हम सोल्यूशन की बात करें कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो ये फर्स्ट टाइम, या पाकिस्तान फर्स्ट कंट्री नहीं है जिसने ये इशू फेस किया। इंटरनेशनली भी इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन्होंने किस तरह इस इशू को रिजॉल्व किया। तो अगर उस पर बात करें, तो सबसे पहले तो यही है कि हम इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को री निगोशिएट करें आईपीपीज के साथ। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो रिसेंटली अच्छा स्टेप लिया था, एटलीस्ट हमने कुछ वॉलंटियरी या कुछ गवर्नमेंट ने अप्रोच करके लोकल जो हमारे आईपीपी से या लोकल पार्टनर थे पावर प्रोड्यूसर, उनसे री निगोशिएशन शुरू की।
उसमें कुछ नाम भी आए थे कि एक्सपेक्टेड है कि हम कुछ ब्रेक थ्रू होगा उनसे, हम एग्रीमेंट। तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने भी रीनिगोशिएट किया। मेरे पास इनके फिगर्स भी थे कि साउथ अफ्रीका ने रीनिगोशिएट किया था। उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेट और जो कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी की बेस पे डिस्कस करते हुए उन्हें रेट्स नहीं रीनिगोशिएट किए। इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी या टर्म का जो एग्रीमेंट का ड्यूरेशन था उसको एक्सटेंड किया गया। उसके अलावा अब बात करें हमारी जो रिसेंट कंट्रीज है जिनमें डेनमार्क है, उन्होंने लोकल ग्रुप्स को भी अलाउ कर दिया था कि विंड फार्म में आए, वो इन्वेस्ट इन्वेस्ट करें। इररिस्पेक्टिव कि हम सिर्फ फॉरेनर पे बिलीव करते रिलाई करते जाएं इन्वेस्टमेंट के लिए, हम अपने लोकल छोटे पावर प्रोड्यूसर को भी इनवाइट कर सकते हैं। वो लो कॉस्ट पे हमें प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें हम इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन को एंटिसिपेट करते हुए फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हुए अवॉइड कर सकते हैं। इंडिया की एग्जांपल थी, उन्होंने रिफॉर्म किए अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉस को, लीगल फ्रेमवर्क को, और उसके नतीजे में उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट में उन्होंने सक्सेसफुली निगोशिएट किया। तो बाकी कंट्रीज भी हैं, जर्मनी की भी एग्जांपल है, उन्होंने भी इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया। वो हम जर्मनी से काफी अच्छा लर्न कर सकते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ ये रीनिगोशिएट किए हैं और रीस्ट्रक्चर भी किया, रिफॉर्म भी किया अपना एनर्जी सेक्टर। इन्होंने मूव किया एनर्जी की डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल, इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल से डाइवर्ट करते हुए उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके आए हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर प्रोड्यूसर थे उनको भी, और उन्होंने लोकल या न्यू जो एग्रीमेंट्स दिए हैं वो ज्यादा रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी या पावर प्रोड्यूसर को अलाउ किया। तो ये एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस है जिनसे हम लर्न कर सकते हैं। तो अभी जो रिसेंटली मैंने, मेरे ख्याल है लास्ट वीक में देखा था कि कुछ हमें ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है कुछ लोकल से, लेकिन फ्यूचर स्टेप में ये रुकना नहीं चाहिए। खासतौर पे हम सी पैक पे चाइना से बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि चाइना के जो सी पैक के अंडर पावर प्लांट्स लगे हैं उनके रेट भी रीनिगोशिएट करें, उसको पाकिस्तान के लिए अफोर्डेबल करें और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जितना हम पाकिस्तान के फेवर में ला सकें वो लाना अच्छा डॉक्टर चाहिए। साहब, रेट तो कम हो जाए, फर्ज करें कि गवर्नमेंट उसको रीनिगोशिएट कर ले, दोबारा कंसीडर कर ले, उनके एग्रीमेंट्स को नए सिरे से बना ले, लेकिन ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला है ये कैसे रिजॉल्व होगा? जी, वो अभी तो यही इशू हम जो बात कर रहे हैं ना कि रीनिगोशिएशन, उसमें हम इन चीजों को भी रिजॉल्व करें ना कि हम ये कैपेसिटी पेमेंट की जो एग्रीमेंट की जो क्लॉज है जो तो हमने आपको याद प्रीवियसली होगा उनसे जो साइन हमारा की। हमारा जो वजीर तवानाई है, एनर्जी मिनिस्टर हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देखते हैं, तो उनका बयान था लास्ट टाइम, उन्होंने कहा कि चार ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे एक यूनिट भी बिजली नहीं ली, जो लेकिन हमने उनको 4 करोड़ या 2 करोड़ डॉलर्स के हिसाब से पे कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं ये तो बो और ये सारा बोझ गवर्नमेंट के ऊपर तो जा नहीं रहा, बोझ सारा जा रहा है ये आम पब्लिक के ऊपर, और उसकी वजह से बिजली के रेट्स और फिर इन्फ्लेशन। और फिर डॉक्टर साहब अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें, पेमेंट्स भी आपकी स्टेबल हैं, यानी कि कंपनीज को लॉस कोई नहीं है, डॉलर के अकॉर्डिंगली हाँ, स्टेबल उनको पे कर रहे पेमेंट्स जा हैं। रही हैं। तो अगर हमारी करेंसी डिवैल्यूएट होती है तो हमें और भी ज्यादा नुकसान हो रहा है, और जो आम पब्लिक है वो तो पे कर रही है रुपीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो रेट, एक तो रेट बढ़ रहा है, कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, फिर बीच में आपका एक्सचेंज इन्वॉल्व है, फॉरेन करेंसी। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब है कि अगर हम रिवाइज कर लें तो शायद हमारे जो बिजली के रेट्स हैं वो कम हो जाएं। अच्छा आप डॉक्टर साहब, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, फर्ज करें हम आईपीपीज का ये वाला इशू रिजॉल्व नहीं करते, एक तो हमारा जो गर्दिशी कर्ज है, सर्कुलर डेट है, वो बढ़ता जा रहा है। दूसरे नंबर पे हम बहुत ज्यादा बिजली बनाने में रिलाय कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, क्रूड ऑयल के लिए हमें पेमेंट्स करनी पड़ती हैं डॉलर्स में, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो अलग से एक इशू चल रहा है। तो इन सारी चीजों को गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि हम किसी तरीके से या तो नए हम वेन्यूज ढूंढें, जिस तरह आपने एग्जांपल दी है जर्मनी की कि वो रिन्यूएबल पे चले गए हैं और उन्होंने इसका जो डिपेंडेंसी थी वो रिड्यूस किया। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? जी, डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म अगर हम जाएं तो सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल सोल्यूशन तो यही है कि हम इसको डाइवर्ट करें, अपना जो कंपोजिशन है, एनर्जी मिक्स है, उसको चेंज करें। कि करंटली अगर हम रिलाई कर रहे हैं
50 to 60% फॉसिल फ्यूल, इम्पोर्टेड एनर्जी। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेड एनर्जी है कि आप इंपोर्ट करते हैं फिर उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि आप डॉलर में पे कर रहे हैं उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आप कैपेसिटी चार्जेस डॉलर में पे कर रहे हैं आईपीपीज को, वो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया था कि गवर्नमेंट तो उसको डाइवर्ट कर देती है बिजली के बिलों में, जो भी आपके कैपेसिटी पेमेंट है इलेक्ट्रिसिटी के, वो एज ए कॉस्ट के फॉर्म में आप का यूजर पे कर रहा है, कस्टमर है जो इलेक्ट्रिसिटी यूजर है। तो इसमें सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेनमार्क की एग्जांपल लें कि उन्होंने विंड फार्म पे गए हैं, और जर्मनी ने अगर रिन्यूएबल फार्म पे गए, तो हमें उस पर मुख्तलिफ न्यू एवेन्यूज फाइंड करने की जरूरत है कि किन एरियाज में पाकिस्तान की, क्योंकि हर चीज उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। मे भी शायद पाकिस्तान में विंड फार्म इतना वो शायद ये साहिली इलाकों पे, या जो हमारी बेल्ट है कराची या बलूचिस्तान की उधर तो हो सके, या कुछ अ, हमारे डेजर्ट एरिया है जिसमें हम विंड को यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर मोस्टली साहब जो हमारे पास हमारी वुड। बीच में, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारी जिन दिनों में या जिन महीनों में, पंजाब की अगर मैं बात करूँ, तो जिन महीनों में हम मैक्सिमम बिजली यूज करते हैं ना, जिसकी वजह से हम कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, वो ज्यादातर महीने हैं हमारे जो शुरू होते हैं अप्रैल से। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जिसमें हमें ज्यादा जरूरत रहती है, मौसम गर्म होता है, तो इंडस्ट्री भी है, फिर वो एसी चल रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। तो ऐसा चूंकि, और इन दिनों में धूप बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ना सोलर पे कन्वर्ट कर रहे हैं अपना सिस्टम, सोलर सिस्टम लगा रहे हैं एनर्जी के लिए। लेकिन उसके ऊपर भी गवर्नमेंट अपने पैकेज चेंज करते जा रही है। पहले गवर्नमेंट सोलर ज्यादा दे रही थी, अब उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ज्यादा रिटर्न के ऊपर पेमेंट नहीं दे रही, वो रेट डाउन कर रहे हैं। ग्रीन मीटर पहले आराम से लग जाता था, अब उसके प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो इसमें इसका मतलब है कि हमारे पास बिजली के मसाइल इतने ज्यादा नहीं है जितने हमारे एग्रीमेंट्स के मसाइल हैं। जी, आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। ये असल में मिस मैनेजमेंट के मसाइल ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल नेट मीटरिंग की आपने एग्जांपल दी है कि अगर हम सोलर को यूज़ कर रहा है कोई यूज़र, तो गवर्नमेंट उसको परचेज कर रही है, वो डिफरेंट रेट है, लेकिन जब वो उसको नाइट टाइम पे वो गवर्नमेंट से यूनिट परचेज कर रहा है, उसका रेट डिफरेंट है, तो हम और उसको भी मैनेज नहीं कर पा रहे। तो उसमें भी असल इशू यही आ जाता है कि अगर आप गवर्नमेंट की बिजली यूज नहीं करेंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, गवर्नमेंट को तो वो पे करना है जब तक हम री निगोशिएट नहीं करते आईपीपीज को, क्योंकि आपने कैपेसिटी चार्जेस पे करने, वो हम यूज करें, हमारे पास उतनी कैपेसिटी है, हमारा ग्रिड स्टेशन जो ग्रिड सिस्टम है, नेटवर्क इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो इतना लोड बियर कर सकता है जितने के एग्रीमेंट किए हैं, वो हमने हर हाल में पे करना है जब तक अगर उसको रीनिगोशिएट या उसको नए सिरे से ना देखा जाए। मे बी हम उन्हीं को इनवाइट कर सकते हैं कि वो दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज पे आए। आपने एक एग्जांपल दी सोलर का, हमारा जो सारा मैदानी इलाका है पंजाब सिंध का, उसमें बड़ा वास्ट पोटेंशियल है। एक और पोटेंशियल जो हो सकता है, हमारा वास्ट जो इरिगेशन सिस्टम है, जो केपी से स्टार्ट होता है, कि इसमें हमारे नदी नाले हैं और दरिया हैं और छोटी नहरें। तो हमारे कुछ ऐसे पॉइंट, इस पे एक स्टडी भी हुई थी कि हमारा जो इरिगेशन नेटवर्क है उसमें मेरे ख्याल 150, मोर देन 150 to 300 ऐसे पॉइंट है जिसमें छोटे छोटे वाटर बेस्ड पावर टरबाइंस लगाई जा सकती हैं, कि जो आपके नियर बाई विलेजेस को प्रोवाइड कर सकें। एक तो ये कि आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा नेटवर्क का, लोकल प्रोड्यूस है और लोकल यूज कर लें, नियर बाई विलेजेस को कनेक्शन दे के, उसमें हम कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो अपना लोकल नेटवर्क बिल्ड कर लें, कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन लोकल करें और कुछ गवर्नमेंट दे दे, या फैसिलिटीज करते हैं उसमें कुछ एनजीओज को इन्वॉल्व करके सोशल सेक्टर को, तो वो भी यूज कर सकते हैं जैसे पिछली दफा कि आपको बजाय। याद होगा कि केपीके के अंदर पीटीआई ने बड़ा शोर डाला था कि हम छोटे छोटे डैम्स बना रहे हैं कि इतना ज्यादा पानी आता है, तो ताकि बिजली हमारी, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। हम्म, तो चलिए डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने काफ़ी ज़्यादा जो आईपीपीज के चैलेंजेस हैं ख़ास तौर पे अवाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए तो कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट ने तो गलत एग्रीमेंट किए हुए हैं, पेमेंट अवाम कर रही है। और दूसरे कंट्रीज़ के आपने अच्छी एग्जांपल्स दिए हैं कि हम उन कंट्रीज़ से कुछ चीज़ें ले लें और उनका जो मॉडल है उसके ऊपर चले जाए, चूँकि हम कोई अगले 70 सालों के लिए ये कोई ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं है कि आप आईपीपीज पे ही चलाते जाना है हम्म, मुल्क को। वो तो था कि आपके पास क्राइसिस हैं, इंडस्ट्री आप बिल्डअप कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को आप इम्प्रूव करने जा रहे हैं, और बिजली के मसले हैं, तो वो वक्ती तौर पे 8 10 15 सालों के लिए आपने वो काम किया। तो अब तो ऐसा लगता है कि हम रिलाई सिर्फ उस पे कर रहे हैं जिसको हमने असल में किया था कि जब चलो
वक्ती जो शॉर्टफॉल है उससे हम निकल जाएं, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई नए एग्रीमेंट्स और निगोशिएशन की तरफ ही जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, उन चीज़ों को हम नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।